हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया था और जैसे ही टियर 1 हो गया था तो उसके बाद मैंने किस तरीके से इंग्लिश को स्टार्ट किया था। मेंस को टारगेट करते हुए मैंने इंग्लिश को किस तरीके से शुरू किया था कि इस बुक को मैंने प्रेफ़र किया था। और देखो, बुक लिस्ट तो मैंने आपको शेयर कर ही दी है अपनी, मेरी मेंस के लिए जो बुक लिस्ट रही थी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उस वीडियो का, जो मेरी बुक लिस्ट है मेंस के लिए, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि मेरी बुक लिस्ट क्या रही थी मेंस के लिए इंग्लिश को टारगेट करते हुए, कि मैंने इन बुक्स को प्रेफ़र किया था, ठीक है? अब मैंने पढ़ती मैं कैसे थी, किस तरीके से मैं सारी चीज़ों को कवर करती थी, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगी आप लोगों के साथ, ताकि आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर पाओ और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे वो चीज़। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे करती थी डेली डेली वाइज़, मैं डेली रूटीन में किस तरीके से इंग्लिश को कवर करती थी। तो देखो, मैं तीनों चीज़ें करती थी डेली, कि तीन मैं डेली मैं ग्रामर भी करती थी, डेली मैं वोकैब भी देखती थी और मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी काम करती थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो पैसेज वाला सेक्शन है मैं उसको करती थी। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या था कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करती थी, कभी-कभी मैं क्लोज़ टेस्ट भी प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने दोनों चीज़ों को ऐड किया हुआ था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो आप सिर्फ़ पैसेज को लेके मत सोचना, अगर जब भी मैं बात करूँ ना, तब भी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रही हूँ, तो आप समझ लेना कि मैं क्लोज़ टेस्ट की भी बात कर रही हूँ साथ में। तो तीनों की बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया था कि जैसे ही टियर 1 हुआ था, उसके कुछ दिन कहीं बस गैप लेके, तो मैं फिजिकल की प्रिपरेशन तो देखो मैंने साथ में स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरा जो वेट था वो थोड़ा ज़्यादा था पहले, तो उसकी वजह से क्या था कि मैं बिल्कुल देखो, मतलब मेरी कोई एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह भी नहीं रहती थी, मैं पूरा टाइम बस ऐसे ही बस पढ़ा थोड़ा और बस ऐसे ही रहता था। तो इसलिए मैंने स्टार्ट ही किया था, फिजिकल भी स्टार्ट किया था और मैं इंग्लिश को पढ़ रही थी, क्योंकि सीजीएल का मेंस भी था उस टाइम, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली थी इंग्लिश। तो मैं क्या करती थी कि तीनों टाइम मैंने डिवाइड किया हुआ था। मैं सबसे पहले वोकैब वाला पार्ट पढ़ती थी, तो मॉर्निंग में जैसे कि मैंने मॉर्निंग में क्या फिक्स किया हुआ था कि मैंने वोकैब पढ़नी है मुझे। तो मैंने पूरा ऐसे फिक्स किया हुआ था, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-3 घंटे ना पूरा टाइम वोकैब पढ़ रही हूँ, नहीं। अगर मैंने दिन में सुबह के टाइम मैंने 3 घंटे रखे हुए हैं इंग्लिश के फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन 3 घंटों में ना मैं सिर्फ 1 या डेढ़ घंटे ही पढ़ती थी, जो मेरा वोकैब वाला पोर्शन था। उसके बाद मैं ग्रामर पढ़ती थी। क्योंकि मैं मेरा क्या है कि मैं डायरेक्टली जैसे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मैं वोकैब नहीं पढ़ सकती। अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ये चीज़ कर सकते हो। आप 2 सिटिंग लगा सकते हो कि पहले आपने वोकैब वाले पोर्शन की लगा ली 2-3 घंटे और बाद में आप ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की लगा दो। तो यहाँ पे मैं अपना शेड्यूल डिस्कस कर रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा ट्राई करके देख लेना, क्योंकि हर एक देखो इंडिविजुअल का थोड़ा अलग होता है पैटर्न। तो मैं क्या करती थी कि मेरे से जैसे कि वोकैब नहीं हो पाती थी 3-3 घंटे, तो मैं डेढ़ घंटे वोकैब करती थी, बाकी के डेढ़ घंटे ग्रामर का कोई भी मैं टॉपिक कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने एसपी बख्शी को स्टार्ट किया था। मुझे मतलब किसी भी एक ऐसे सीनियर ने बोला था कि एसपी बख्शी बेस्ट है। तो जब मैंने एसपी बख्शी को स्टार्ट किया, तो उसमें आई थिंक टेंस, हाँ, टेंस से स्टार्ट होता है जो चैप्टर है। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था। तो ऐसा होता था कि डेढ़ घंटे मैं एसपी बख्शी से ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ रही हूँ, बाकी के डेढ़ घंटे में मैं वोकैब पढ़ रही हूँ। तो वोकैब के लिए भी ना मैंने 2 टाइम स्लॉट रखे हुए थे, सेम टाइप से ही। जैसे कि मैंने सुबह का स्लॉट में इंग्लिश वाला पोर्शन है, तो मेंस के टाइम तो ये था ना कि प्री का तो कुछ करना ही नहीं था, तो पूरा टाइम इंग्लिश और मैथ्स में जाता था। तो जैसे मैंने सुबह 3 घंटे रखे हुए हैं, तो डेढ़ घंटे मैंने वोकैब पढ़ी, बाकी के डेढ़ घंटे ग्रामर। उसी तरीके से रात को भी अगर मैंने 2 घंटे रखे हुए हैं, तो 1 घंटे मैंने वोकैब पढ़ी और 1 घंटे मैंने ग्रामर पढ़ी। इस तरीके से चलता था मेरा। ठीक है, तो ये थी टाइम की बात। अब मैं करती कैसे थी, देखो, मेरा ना दोनों चीज़ें डिवाइड करती थी मैं, वोकैब, और वोकैब में जैसे सिनोनिम, एंटोनिम वाला पार्ट और वन वर्ड और अपना इडियम फ्रेज़ वाला पार्ट। अगर मैं सुबह डेढ़ घंटे पढ़ रही हूँ ना वोकैब, तो मैं 2 चीज़ें सिलेक्ट करती थी। अगर मैं सिनोनियम पढ़ रही हूँ तो उसके साथ मैं एंटोनियम्स नहीं पढ़ूँगी। सिनोनियम पढ़ रही हूँ तो उसके साथ या तो मैं इडियम फ्रेज़ पढ़ूँगी या फिर मैं वन वर्ड पढ़ूँगी। उसी तरीके से जब मैं दूसरे स्लॉट में जब मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश, तो मैं डेढ़ घंटे वोकैब में अगर पढ़ रही हूँ तो एक एंटोनियम पढ़ूँगी और दूसरा उसके साथ कुछ और पढ़ूँगी। वन वर्ड पढ़ूँगी या अपना इडियम फ्रेज़ पढ़ूँगी और बाकी के टाइम ग्रामर करूँगी।
अब मेरी बुक्स में ऐसा होता था कि मैं मतलब अच्छे से जब एसपी बख्शी पढ़ रही हूँ ना, तो मैं अच्छे से अंडरलाइन करते हुए और नोट्स बनाना मैंने किया हुआ था। मैंने एक नोटबुक बनाई थी इंग्लिश के लिए, ग्रामर वाले पोर्शन के लिए, मैंने अपने लिए बनाई थी, तो उसमें मैंने हाफ-हाफ में डिवाइड कर दिया था उस बुक को। मतलब उसका 80% पार्ट जो था वो मेरी नोट्स बने हुए हैं, और पीछे से क्या है कि जो मेरा पीछे से मैंने मॉक टेस्ट वगैरह जब मैं देती थी ना, उसमें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगता था या कोई वोकैब इम्पोर्टेंट लगती थी, तो मैं उसको नोट डाउन करती थी। तो ये मेरा था नोटबुक बनाने का तरीका, इस तरीके से मैंने नोटबुक प्रिपेयर की थी इंग्लिश मेंस के लिए। तो मैं ग्रामर के मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किए थे एसपी बख्शी के, और मैंने उसी को मतलब रिवीजन डाला था, रिवीजन जब मेरा मेंस वगैरह था तो मैंने उसी से रिवाइज किया था। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जैसे आप नीतू मैम की बुक पढ़ रहे हो। नीतू मैम की बुक में तो देखो नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत ही मतलब नोट्स से ही है, मतलब बहुत ही समराइज करके उन्होंने दिखा हुआ है, टू द पॉइंट चीज़ों को उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपको उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे हो कि आपने मतलब डिटेल में कुछ चीज़ों को नहीं समझा है, तो आप डायरेक्टली नीतू मैम की बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कम टाइम है, तो नीतू मैम की बुक को पढ़ो और उसी को मतलब रिवीजन पे डालो आप, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप बिगिनर हो, जैसे कि आप पहले प्रिपरेशन में नहीं थे और आपका स्कोर ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टियर 1 क्वालीफाई हो गया और अब आपको मेंस का करना है, और आपको लग रहा है कि मैं कोई और बुक करूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो ऐसी कौन-सी बुक रहेगी जिसमें कम से कम टाइम में आप अपने ग्रामर वाले पोर्शन को इम्प्रूव कर पाओ? तो वो नीतू मैम की बुक रहेगी कि आप नीतू मैम की बुक से अगर पढ़ोगे तो वो बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। वहाँ बहुत ही समराइज़ करके लिखा हुआ है, चीज़ों को आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। पहली पहली बात तो ये कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी वो नोट्स टाइप ही है। दूसरा, आप वहीं से रिवीजन कर पाओगे, ठीक है? तो ये मेरे अकॉर्डिंग, आप ग्रामर की बात करें तो या तो आप एसपी बख्शी से स्टार्ट कर दो, अगर आप बिगनर हो तो आप नीतू मैम की बुक से स्टार्ट कर दो, उसी को रिवाइज करना है जब मेंस होगा उससे पहले आपको, ठीक है? तो ये थी ग्रामर वाली बात। अब मैं वोकैब वाली बात करती हूँ। वो वोकैब में मैंने क्या किया था कि मैंने स्टार्ट जब किया था ना वोकैब को, तो मैंने वो जो नॉर्मन लुइस वाली वर्ड मेड पावर इजी वाली जो बुक है, रेड कलर की जो बुक आती है, उससे मैंने वोकैब को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें मतलब बहुत अच्छे से स्टार्ट स्टार्ट किया हुआ है वोकैब का जो पोर्शन है, कि वोकैब मतलब किस तरीके से रूट वर्ड्स के साथ कैसे कनेक्ट होती है, रूट वर्ड्स कौन-कौन से होते हैं, उनका इस तरीके से मीनिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो मतलब अगर आप कोई भी बिगिनर हो ना, या फिर आपकी इंग्लिश वीक है, मुझे मतलब ऐसा लगता है, मैंने तो देखो इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मैं न्यू थी तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था। बट अच्छा है कि मैंने वो बुक पढ़ी, उससे मतलब मेरी एफिशिएंसी मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा उस बुक को जब मैंने पढ़ा। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये बुक तो बहुत अच्छी रहेगी वोकैब के लिए, कि आप वो नॉर्मन लुइस वाली जो है वर्ड मेड पावर इजी, आप उसको पढ़ो, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए, आप लोगों के लिए। और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है वो प्रीवियस ईयर पढ़ो, प्रीवियस ईयर वोकैब ही इंग्लिश में आती है, या आप सीपीओ दो या सीजीएल दो, प्रीवियस ईयर वोकैब ही 90% जो वोकैब वाला पोर्शन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर आता है, बहुत ज्यादा कुछ न्यू नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके 5 जो है वो ईडियम फ्रेज है, तो उसमें एक पे ही आप थोड़ा अटकोगे, 4 तो बिल्कुल वही होंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे, 5वां भी प्रीवियस ईयर होगा, बट वही है कि थोड़ा चारों ऑप्शन जो होंगे वो बहुत ही सिमिलर दिए होंगे, तो आपको एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कि आपका कौन-सा है जो ऑप्शन है, ठीक है? तो ये था हमारी इंग्लिश के वोकैब वाली बात थी। वोकैब में आप सारी चीज़ों को काउंट करके चलोगे, इडियम फ्रेज़ आपको सारे पढ़ने हैं, वन वर्ड आपको सारे पढ़ने हैं, साथ में आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स के साथ आपको स्पेलिंग एरर्स वगैरह भी देखने हैं। तो आपको बुक्स में बता देती हूँ डायरेक्टली, अगर आप मतलब बिगिनर हो और आप ये ऐसे नहीं पढ़ सकते नॉर्मल लुइस वाली बुक, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसको पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पढ़ना है। आप एमपी पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो। एमपी पब्लिकेशन से आप ईडियम फ्रेज स्टार्ट करो, या नीतू मैम की बुक से अगर आप ग्रामर स्टार्ट कर रहे हो तो नीतू मैम की बुक से आप पहले वोकैब वाला पोर्शन स्टार्ट करो। नीतू मैम की जो बुक का वोकैब वाला पोर्शन है वो सारा प्रीवियस ईयर डेटा ही है, उसमें कुछ न्यू नहीं देखा मैंने, सारे के सारे वही है जो ऑलरेडी मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं जितने भी जो है। तो ये था हमारा जो वोकैब वाला पार्ट था। अब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करती हूँ, उसमें आपको कैसे इम्प्रूव करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे बेस्ट रहता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो कितनी अच्छी है। अगर आपको रीडिंग की हैबिट हैबिट है, तो आपको क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है और आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जब आप पैसेज को अटेम्प्ट करोगे और साथ में जब आप क्लोज़ टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। वैसे तो देखो क्लोज़ टेस्ट के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपको उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। उसके लिए मैं डिटेल में अलग से डिस्कशन करूँगी आप लोगों के साथ कि कैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हो और क्लोज़ टेस्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप। बाकी मैंने किया कैसे था प्रैक्टिस वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मैं क्या करती थी कि मैं सिर्फ़ ना प्रीवियस ईयर को करती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े थे या ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं क्या करती थी कि मैं प्रीवियस ईयर जो पैसेज वगैरह थे और क्लोज़ टेस्ट थे, मैं उनको डेली लगाती थी। तो मैंने क्या किया था प्रीवियस ईयर में मैंने सिर्फ़ सीपीओ के नहीं, मैंने सीजीएल के भी लगाए थे। मैंने सीपीओ, सीजीएल सबके मैंने पैसेज वगैरह और क्लोज़ टेस्ट वगैरह सबको मैंने अटेम्प्ट किया था। उनको मैंने अच्छे से मतलब मैं डेली करती थी, जैसे एक पैसेज और एक क्लोज़ टेस्ट। तो मैं इस तरीके से डेली रखती थी क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट तो ऐसा नहीं है ना कि मैंने जस्ट टियर 1 के बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किए थे। तो मेरा ग्रामर और वोकैब वाला जब पोर्शन चल रहा था ना, जब मैं सिर्फ़ उनको पढ़ रही थी, तो उस टाइम मैं क्या करती थी कि मैं डेली एक पैसेज करती थी। मतलब मैं ऑनलाइन नहीं करती थी, ऐसे ही बुक से प्रीवियस ईयर एक पैसेज और एक क्लोज़ टेस्ट डेली मैं प्रैक्टिस करती थी। धीरे-धीरे क्या होगा कि आपका ना टाइम सेव करना सीख जाओगे आप। आपको धीरे-धीरे ये भी पता चलेगा कि किस टाइप का आता है क्लोज़ टेस्ट, किस टाइप के पैसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो प्रैक्टिस करने से देखो सारी चीज़ें क्लियर होती है। हमें ये पता चलता है पहले तो कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस तरीके से आपको उनको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं रहती है सिर्फ़ कि पेपर में क्या आ रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है पेपर को। तो वो प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्लियर होती हैं कि इस तरीके से अटेम्प्ट करना है या इस तरीके से नहीं करना है। तो देखो ये मेरा ऑफलाइन वाला चीज़ था जो मेरा चल रहा था। यहाँ तक मतलब इसी तरीके से मैं डेली प्रैक्टिस करती थी कि पहले मैं पैसेज करती थी और क्लोज़ टेस्ट डेली 1 करती थी और ऑफलाइन चल रहा था और साथ में मेरा साथ में मेरा ग्रामर और अपना वोकैब वाला पोर्शन चल रहा था। तो इस तरीके से मैं डेली कर रही थी जब तक मेरा मेंस का मतलब आया नहीं था कुछ भी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने मतलब लास्ट में कैसे किया, कैसे तो मैं इंग्लिश को रिवीजन किया था मैंने कैसे और कैसे मैं मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करती थी। मतलब कैसे मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, कैसे उसको एनालिसिस करती थी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो जितना मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आप इसी तरीके से स्टार्ट कर दो। आई होप कि आपका टियर 1 क्लियर होगा और आप लोगों को थोड़ी भी उम्मीद है तो इस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि 400 मार्क्स से मेरिट बननी है। 400 मार्क्स में 250 मार्क्स की सिर्फ हमारी इंग्लिश है। आपको पता है कि टियर 1 में 50 मार्क्स की इंग्लिश आ चुकी है। अब जो 200 नंबर है वो सिर्फ इंग्लिश के बनने वाले हैं। तो इसलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप सीपीओ को टारगेट करते हुए देख रहे हो कि आपको सीपीओ में कोई जॉब चाहिए, तो आप अभी से इस तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो आप देखो आपको कोई भी डाउट होता है, स्टिल आपको कोई भी क्वेरी रहती है अपनी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट है और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ आप लोगों के साथ। ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, ताकि आपका एसएससी की कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो जल्दी से जल्दी वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।